जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट आ गया और बधाई हो उन तमाम युवा नेताओं को जो लोग अपने बिरादरी वाले नेताजी का दिन रात सोशल मीडिया पे जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। तैयारी के नाम पे बाहर तो जाते हैं लेकिन तैयारी के नाम पे बस खाली सोशल मीडिया खेलते रहते हैं। और इसी वजह से शायद इस बार भी देश की बेटियों ने, प्रदेश की बेटियों ने अपना परचम लहराया है। टॉप 10 का लिस्ट मेरे पास है, उस पर हम चर्चा करेंगे और बधाई देंगे इन तमाम बेटियों को जिन्होंने अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का और इस देश का नाम रोशन किया है। पहले नंबर पे हैं दिव्या सिकरवार जी जो कि आगरा से हैं और ये इनके पिताजी का नाम राजपाल सिंह है जो कि फर्स्ट रैंक लाई है। इनके इंटरव्यू के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, तमाम तैयारी इन्होंने कैसे किया। दूसरे नंबर पे हैं प्रतीक्षा पांडे जी जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं। इनके पिताजी का नाम प्रभु नारायण पांडे है। उसके बाद से फिर तीसरे नंबर पे भी एक बेटी है इस प्रदेश की बेटी जिनका नाम है नम्रता सिंह। सुरेश सिंह की बिटियां हैं, बुलंद शहर की रहने वाली हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये आकांक्षा गुप्ता जी हैं जो कि उत्तरांचल की रहने वाली हैं। इनके पिताजी का नाम नरेंद्र गुप्ता है। और उसके बाद पांचवें नंबर पे एक किसी लड़के ने थोड़ा सा उस टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होकर लड़कों की इज्जत बचा ली है। ये हैं कुमार गौरव। इनके पिताजी का नाम है चंद्र प्रकाश दुबे और ये रहने वाले हैं अंबेडकर नगर के। तो मैंने इस लाइन में नीचे समाप्त होते मतलब लाइन समाप्त होते होते एक लड़के ने इज्जत बचा लिया भैया, लड़के वाली बिरादरी का। उसके बाद से फिर छठे नंबर पे हैं सल्तनत परवीन। सल्तनत परवीन के बारे में मैं बता दूं, यह हमारे ही जिले के पड़ोसी जिले की हैं यानी कि कुशीनगर की हैं और बहुत अच्छा लगा इनके बारे में सुन के जान के। सल्तनत परवीन जो है इनके शमीम खान की यह बिटियां हैं, लखनऊ में रहती हैं। इनका वैसे तो अब लोग लखनऊ में रहते हैं लेकिन है कुशीनगर की, ऐसा मुझे किसी खबर के माध्यम से पता चला। उसके बाद से फिर मोहसिना बानो है जो कि मोहम्मद इकराम की बिटियां हैं और इनका जो है डिस्ट्रिक्ट है वो, अच्छा ये मध्य प्रदेश की हैं, यूपीएससी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद से फिर जो है प्रजाक्ता त्रिपाठी हैं जो कि सुरेश चंद्र त्रिपाठी की बिटियां हैं और इन्होंने भी प्रयागराज ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 8वें नंबर पे हैं। 9वें नंबर पे आपके हैं ऐश्वर्या दुबे जी जो कि आगरा की रहने वाली हैं। इनके पिताजी का नाम है हरेंद्र कुमार दुबे। उसके बाद से फिर इस दूसरकुयो लाइनिया में सबसे लास्ट में एक लड़का आके इज्जत बचा लिया। इनका नाम आपको मैं बताऊंगा। इनका नाम है संदीप कुमार तिवारी जो कि शिव कुमार तिवारी के लड़के हैं और ये गोंडा के रहने वाले हैं। ये तो हो गई भैया लिस्ट। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा दरअसल ये है कि ये तमाम लिस्ट यदि आप देखेंगे तो इस लिस्ट के बारे में चर्चा इस बात की भी होगी कि इस लिस्ट में यानी टॉप 10 में किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। अब सभी लोग बिरादरी के हिसाब से अपने अपने बिरादरी वाले को बधाई देंगे कि ब्राह्मण समाज की बिटिया का नाम ब्राह्मण समाज का नाम रोशन करने के लिए बिटिया को बधाई, ठाकुर समाज का नाम रोशन करने के लिए बिटिया और बेटे को बधाई, फला समाज का नाम रोशन करने पे बिटिया और बेटे को बधाई। इस तरह का जात देख के अब सोशल मीडिया पे वो जो हमेशा से चलता रहता है, जैसे कि जब सूर्य कुमार यादव खूब बढ़िया से कि क्रिकेट खेल रहे थे तो उनको कि भारतीय न समझ के यादव समझना बहुत ज़्यादा कि गौरवान्वित महसूस कर रहा था हमारे सोशल मीडिया के तमाम युवा नेताओं को। तो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में देखने को मिल जाती हैं, आए दिन देखने को मिल जाती हैं। खैर यह मुद्दा नहीं है, लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग दिन रात अपने जात के नाम पर अपने नेताओं का जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या उनको थोड़ी बहुत, अगर वो पढ़ाई की पीरियड में है और उसके बाद भी ये फालतू का जिंदाबाद और मुर्दाबाद किए रहते हैं, दिन रात अपने जात के नेताओं के लिए लड़ते हैं, क्रांति करना चाहते हैं, क्या वाकई में वो अपने देश में किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी कोई बदलाव ला सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं
अपने गिरेबान में उनको झांक के देखना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उन्हें यह बात समझना चाहिए कि यदि वो जिंदगी भर ऐसे नेताओं की गुलामी वाली मानसिकता के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे तो क्या उनका भविष्य होगा और किस तरफ इस देश का भविष्य होगा, क्योंकि देश का भविष्य उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह एक इंटरव्यू है जो फर्स्ट रैंक पाई हुई है, जिनका नाम है दिव्या सिकरवार। दिव्या सिकरवार से एक अखबार जब उनका इंटरव्यू करता है तो उनसे तमाम सवाल पूछता है और उन सवालों का जब जवाब दिव्या देती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इसी तरह का कोई व्यक्ति, इसी तरह का कोई स्टूडेंट टॉप कर सकता है। जब दिव्या से पूछा गया कि क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो दिव्या का जवाब था कि नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, इवन अभी तक मेरा कोई अकाउंट नहीं बना है, मेरे पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैं घर के ही मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन क्लास के लिए या फिर एजुकेशन से संबंधित हमारे जो स्टडी मटेरियल है उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ती थी, स्टडी करती थी, उससे ज़्यादा मेरे पास फ़ोन का कोई इस्तेमाल नहीं था। मैं किताबें ज़्यादा पढ़ती थी, किताबों पर मेरा ज़्यादा फोकस था। जैसे आजकल के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास से उनका काम चल जाएगा, किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको यह सीखने की और समझने की आवश्यकता है कि भैया जमाना कितना भी हाईटेक और डिजिटेक हो जाए, जब तक आप किताबों से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक आप अपने प्रोफेशन में अव्वल नहीं आ सकते हैं। उसके बाद से फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपको उम्मीद थी कि आप पहली रैंक ला सकती हैं, आप इस मतलब कि कई बार लोगों को ये पता रहता है कि हाँ, हम किसी तरह से पास हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाना इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों के पास होता है। तो जवाब में उन्होंने लिखा कि मैं इससे पहले 2 बार प्रयास कर चुकी थी, इस बार मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मुझे विश्वास था कि मेरी अच्छी रैंक आएगी। मैंने अभी आपको बताया भी कि ऐसा लोग सोचते हैं कि हाँ, अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन ये सोच पाना कि फर्स्ट रैंक आएगा ये अपने आप में अनबिलीवेबल होता है। हालांकि वह काम दिव्या ने कर दिखाया। उसके बाद से फिर उनसे पूछा गया कि आपने किस तरह से तैयारी की थी, तो उन्होंने बताया कि मैं 2 बार पहले भी प्रयास कर चुकी थी, एक बार मेंस पार नहीं कर सकी तो दूसरी बार इंटरव्यू नहीं निकला। तैयारी के लिए कुछ विशेष नहीं किया, बस अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दिया, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की। यही मतलब कि देखिए, जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे और कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बेहतर कर ले जाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आपने कोई कोचिंग ली या शहर से बाहर जाकर तैयारी की। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं वो बार बार यह बहाना बनाते हैं कि हमको तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं भेजा गया, हमको तैयारी के लिए इलाहाबाद नहीं भेजा गया, प्रयागराज नहीं भेजा गया, हमें तैयारी के लिए यहाँ और वहाँ नहीं भेजा गया, इसीलिए हमारा कुछ नहीं हो पाया, हमारे माता पिता हमारी तैयारी में हमारी मदद नहीं कर पाए। इस तरह के आरोप बहुत सारे लोग लगाते रहते हैं। उनको दिव्या से सीखना चाहिए। दिव्या घर पे रहती थी, कोई कोचिंग नहीं लिया था उन्होंने, कहीं बाहर रह के उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, वो घर पे रह के पढ़ी थी। और सुनिए, बर्तन मांज के पढ़ी थी, मतलब कि वो घर पे काम भी करती थी, अपने घर का काम करती थी, थोड़ा बहुत ही काम करती थी क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके जो गार्जियन है वो बहुत जागरूक थे। उनको ये बात की समझ थी कि बिटिया को पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देना जरूरी है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उनको जो काम करना रहता था करती थी और उसके बाद वो बाकी का जो जितना समय बचता था उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती थी। और पढ़ाई देखिए 2 तरह से होता है, एक होता है मन लगा के, जब आपको अपने पढ़ाई से, अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत होता है तो आपको काम नहीं लगता है। लेकिन अब आप जुट्ठे में प्रेशर पाल लेंगे कि हमको IAS और PCS बनना है और उसके बाद से फिर आप जबरदस्ती पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका उस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है तो आप लिखवा लीजिए, नहीं बन पाएंगे। तो पहले अपने सब्जेक्ट के प्रति अपने मन में जिज्ञासा अर्जित कीजिए, जिज्ञासा बढ़ाइए, उसके बाद से फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद से फिर दिव्या से पूछा गया कि आपके इंटरव्यू का सबसे मुश्किल सवाल क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक सवाल था उसमें जो कि मुश्किल था और उस सवाल को देखने के बाद जो कि मैं नहीं कर पाई थी और मैं घबरा गई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत देखिए, कोई भी रहता है, घबराहट होती है जब कोई मेहनत करता है और चीज़ें उनके उस पक्ष में ना हो। उसके बाद से फिर तमाम सवाल और पूछे गए उनसे। जो सबसे बेहतरीन सवाल पूछा गया वो ये कि क्या अब आगे IAS की तैयारी करेंगे।
तो उन्होंने जवाब दिया कि फिलहाल जो जिम्मेदारी मिली है उसको बहुत ही अनुशासन पूर्वक, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करूंगी और उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी करूंगी। तो दिव्या सिकरवार सहित उन तमाम बेटियों को और उन 2 बेटों को जो टॉप 10 में आए हैं और उनके साथ साथ जितने भी लोग यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, वो तमाम लोग जो यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, और उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।